डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बेसिकली आज तक आपने एप्लीकेशंस पढ़ी होंगी भाई कि उसकी एक हेडिंग हो जाती है और उसको जो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाता है वो हमारी एक प्रकार से क्या हो जाती है, उसकी एप्लीकेशन हो जाती है, या फिर बहुत कम जो एप्लीकेशन है वो CFT की पढ़ाई जाती है। हमारी जो एप्लीकेशंस होंगी CFT की उसमें भी ऑलमोस्ट ये लगा लो 3 आवर का टाइम लगता है अकेली एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये लगा लीजिए आप एप्लीकेशन के लिए हमारे ऑलमोस्ट 3 लेक्चर्स जो है, कोशिश करूंगा मैं 2 लेक्चर में हो जाए, नहीं तो 3 लेक्चर्स तो हमारे होंगे, जिसमें हमारा अकेला एक जो लास्ट वाला लेक्चर होगा उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और उसकी एप्लीकेशन को हम सेपरेट करेंगे। उससे पहले हमारी 10 एप्लीकेशंस हैं CFT की, वो करेंगे हम। तो इन 10 एप्लीकेशंस में ऐसा क्या है भाई कि मैं इनको 5-5 करके और लास्ट में एक जो है अलग से करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर भाई इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है वो हमारे मोस्टली का मतलब क्या है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप एमएससी एंट्रेंस, IIT जेम, CSIR नेट या गेट के लिए तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी आते हैं। या तो आपसे स्पिनर स्ट्रक्चर्स पूछ ली जाती हैं, या फिर स्पिनर के अंदर कौन सी पोजीशन ऑक्टाहेड्रल ऑक्यूपाई है, किसके द्वारा टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई है, किसके द्वारा CCP ऑक्यूपाई है, किसके द्वारा ये पूछ लिया जाता है। या फिर आपसे ट्रेंड पूछ लिया जाता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्या ट्रेंड होगा, आपको कुछ एग्जांपल दे दिए जाते हैं और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि आप जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो है ट्रेंड बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कि जो भाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उसने अलग अलग जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं सेम मेटल का मतलब क्या है, जैसे हमने पढ़ा था भाई पिछले लेक्चर के अंदर भी एग्जांपल पढ़ा था, मैंगनीज 2 पॉजिटिव एंड मैंगनीज 3 पॉजिटिव। भाई पिछला लेक्चर कंपैरेटिवली मैंने शॉर्ट रखा था, केवल 20 मिनट का था हमारा, जिसमें हम फैक्टर अफेक्टिंग अकेले पढ़े थे। उसका रीजन था भाई क्योंकि अगर मैं ये टॉपिक वहां पे स्टार्ट कर देता तो कनेक्ट नहीं कर पाते, 1 या 2 एप्लीकेशन हमारी 1 घंटे में होती। ठीक है, आज हम 5-5 कर रहे हैं। इसका रीजन यही है कि आपको अच्छे से समझ में आए, चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ऐसा बिल्ड हो जाए कि उसमें से आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर, आप उसके अंदर पजल ना हो। तो इसने एक्सप्लेन कर दिया स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। कैसे एक्सप्लेन किया, इसने बोला कि जो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स हमारे होते हैं उनके बीच में जो ड्राइविंग फोर्स है वो डिफाइन करते हैं उसकी एक प्रकार से स्टेबिलिटी को। तो क्या लिखेंगे, इट एक्सप्लेन्स ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। जो अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स, अलग अलग स्टेट के कॉम्प्लेक्सिटीज बनते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे ड्राइविंग फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसको हम कैसे निकालते हैं, ड्राइविंग फोर्सेस क्या है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखते हैं एक तो उनके बीच में, प्लस में हम उसकी क्या देते हैं CFS। तो इस प्रकार से इसने अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कैसे स्टेबिलिटी निकालनी है पिछले लेक्चर के अंदर मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। यहाँ पर इतना ज्यादा डिटेल में आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे इसके लिए मैं एक सेकंड अलग से हेडिंग बना लेता हूँ कि हम एक एग्जांपल लेंगे और उस एग्जांपल के अंदर हम 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स वाले कॉम्प्लेक्स लेकर के चलेंगे, मेटल होगी सेम, तो उसको कैसे इसने एक्सप्लेन किया। जैसे COH2O की पावर 6 2 पॉजिटिव और दूसरा है भाई COH2O की पावर 6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे इसको x मानना, H2O पे चार्ज 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू +2, तो +2 चार्ज है। यहाँ पे कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है भाई +3 चार्ज। ठीक है, फिर इसने स्प्लिटिंग दिखाई दी, ये क्या होगा एक प्रकार से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जब ये क्या होगा 3D7 और इसके निकालेंगे तो ये क्या होगा भाई हमारा 3D6। 3D7 में क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी T2G5 EG2, जबकि उसकी क्या रहेगी T2G4
Eg2। अब इस केस में अगर हम बात करें 3d7 के लिए आप स्प्लिटिंग दिखा सकते हो आसानी से, और यहाँ पे आप स्प्लिटिंग दिखा सकते हो किसके लिए, T2G4 Eg के लिए, और फिर आप क्या निकाल सकते हो, उसकी डेल्टा O की वैल्यू निकाल सकते हो, और फिर उसके बेसिस पर CFSE के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन जो है हमारा कम स्टेबल है। तीसरी जो एप्लीकेशन थी इसकी वो थी भाई, इसने ज्योमेट्री जो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस की होती है उसको एक्सप्लेन कर दिया था, ज्योमेट्री ऑफ ए डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। इसने उसको कैसे एक्सप्लेन किया था कि भाई कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। बेसिकली वो इस तरह से होते हैं कि जो मेटल पॉजिटिव चार्ज है, जो एनायन उसके चारों तरफ अरेंज होते हैं, और वो हमेशा एक फिक्स पैटर्न के अंदर एक फिक्स ज्योमेट्री ही उसको प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा किसी दूसरी शेप के अंदर जो है वो अरेंज हो जाएंगे। क्लियर है? ये तीन एप्लीकेशंस हमारी छोटी छोटी हैं, लेकिन जो मेन एप्लीकेशन हमारा टाइम लेगी, फोर्थ एप्लीकेशन हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है भाई हमारी, एक फोर्थ और एक फिफ्थ, ये दोनों एप्लीकेशन हमारा टाइम ज्यादा लेंगी। इसको क्या बोलते हैं भाई हम, स्पिनर स्ट्रक्चर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को। स्पिनर स्ट्रक्चर बोल दो, इसका सिंपल लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पिनर कंपाउंड्स या स्पिनर्स। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं स्पिनर की, तो यहाँ पर स्पिनर का मतलब क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट आर स्पिनर्स, व्हाट आर स्पिनर्स। स्पिनर्स हमारे क्या होते हैं, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, कोई भी वो कॉम्प्लेक्स जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या होगी, AB2O4। अब ये A क्या है, B क्या है और O क्या है, ये हमें बताना चाहिए। A बेसिकली हमारा क्या है भाई, कोई भी एक बाइवेलेंट कैटायन इसके अंदर प्रेजेंट होगा। क्या होगा हमारा, बाइवेलेंट कैटायन। B क्या है भाई, यहाँ पे हमारा ट्राइवेलेंट कैटायन। ट्राइवेलेंट कैटायन का मतलब क्या है भाई, 3 पॉजिटिव चार्ज हो, बाइवेलेंट मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज हो। और बेसिकली O हमारा क्या है भाई, आप इसके लिए स्टैंड कर रही है, हमारा क्या बता रहा है, ऑक्साइड आयन। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हमारे अलग अलग होंगे। कैसे भाई, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखिए हम CCP के अंदर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वो हमारे कितने होंगे, n। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम देखें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर, वो भी क्या होंगे हमारे n। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन टेट्राहेड्रल वॉइड वो क्या होंगे 2n। अब आप बोलोगे सर ये मतलब क्या बता रहे हो आप, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये n क्या है, ये n क्या है, या ये 2n क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप डिस्कस कीजिए। तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ भाई कि हमारे पास सपोज करो 1 मोल AB2O4 कंपाउंड है, कोई कॉम्प्लेक्स है। क्या भाई हमारे पास 1 मोल AB2O4 कोई कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस 1 मोल के अंदर आपको पता है भाई हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा भाई, 1 मोल AB2O4 क्या देगा हमें, 4 मोल तो देगा ऑक्साइड आयन की, 4 मोल ऑफ ऑक्साइड आयन। B क्या था भाई हमारा ट्राइवेलेंट, कितने मोल देगा, 2 मोल ऑफ ट्राइवेलेंट आयन। क्लियर है? और 1 मोल A क्या था हमारा बाइवेलेंट कैटायन, तो ये क्या देगा भाई हमें, A जो है 1 मोल ऑफ बाइवेलेंट आयन। क्या देगा भाई हमें, बाइवेलेंट आयन बोल सकते हैं या फिर इसको कैटायन बोल सकते हैं। मतलब बेसिकली अगर कोई बोल दे भाई 1 मोल AB2O4 कॉम्प्लेक्स, तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे भाई कि हमारे पास 4 मोल ऑक्साइड आयन के आएंगे, 2 मोल ट्राइवेलेंट कैटायन के आएंगे, और 1 मोल क्या आएगा भाई हमारा बाइवेलेंट आयन या कैटायन आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे भाई, जैसे अगर कोई भी स्टेबल सिस्टम कब माना जाता है, जब जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो हाफ फिल्ड कर लिए जाएंगे। क्या बता रहा हूं मैं आपको,
किसी भी स्टेबल सिस्टम की फॉर्मेशन कब होती है, मतलब कोई भी Ab2O4 सिस्टम जो है, कोई भी स्पिनर जो सिस्टम है उसको हम कब स्टेबल बोलेंगे। तो उसको स्टेबल बोलने का क्या तरीका बताया मैंने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, CCP एंड ऑक्टाहेड्रोइड एंड टेट्राहेड्रोइड क्या हमारा 2 है। तो स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या बोला अभी, जो ऑक्टाहेड्रोइड है वो कितने फील्ड होने चाहिए, 8 ऑक्टाहेड्रल जोइड है वो क्या फील्ड होने चाहिए हमारे, हाफ। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ 4 मोल, अब हमारे पास 4 मोल ऑक्साइड आयन है, ये ऑक्टाहेड्रल साइड पे आते हैं, लेकिन स्टेबल का बोला जाएगा जब 4 में से 2 मोल ऑक्साइड आयन उसी साइड पे हो ऑक्टाहेड्रल जोइड के ऊपर, मतलब हम क्या लिख देंगे, दैट इज इंस्टेड ऑफ 4 मोल, 4 मोल की बजाय क्या हो हमारे 2 मोल फिल अगर हो किसी के अंदर ऑक्साइड आयन ऑक्टाहेड्रल जोइड के ऊपर हो, तो उसको बेसिकली क्या बोला जाएगा, हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब आपको पता है टेट्राहेड्रल जोइड वैसे तो कितने होते हैं, 8, लेकिन स्टेबल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या जरूरी होगा, जो टेट्राहेड्रल जोइड है वो कितने फील्ड होने चाहिए हमारे, 1, कितने में से, 8 में से। टेट्राहेड्रल जोइड क्या होना चाहिए हमारा, 1 आउट ऑफ 8। तो एक प्रकार से टोटल अगर हम देखें क्या होगा भाई, टोटल 2 मोल तो हमारा ऑक्टाहेड्रल जोइड हो गए और 1 मोल क्या होगा भाई हमारा टेट्राहेड्रल जोइड। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो टोटल कितने हो गए भाई हमारे, 3 मोल हैव टू बी फिल्ड। हमें अगर 3 मोल भर देते हैं तो वो क्या हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 मोल ऑक्टाहेड्रल जोइड के फील्ड हो, 1 मोल टेट्राहेड्रल जोइड का फील्ड हो, उसको क्या बोलते हैं हमें, नॉर्मल स्पिनर्स। तो क्या लिखेंगे, इसके लिए डेफिनेशंस वही वह 2 मोल ऑन ऑक्टाहेड्रल जोइड एंड 1 मोल ऑफ टेट्राहेड्रल जोइड आर फील्ड, उसको क्या बोला जाता है भाई, आर कॉल्ड नॉर्मल स्पिनर्स। उनको क्या बोलेंगे भैया हमें, नॉर्मल स्पिनर्स, या फिर सिंपली इनको क्या बोल दिया जाता है भाई, स्पिनर्स। तो आई थिंक आपको स्पिनर्स क्या है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। स्पिनर्स बेसिकली क्या हमारे, जब 2 मोल ऑक्टाहेड्रल जोइड के हो और 1 मोल टेट्राहेड्रल जोइड का हो, वो क्या होगा हमारा नॉर्मल स्पिनर। क्लियर है। इसी तरह से अगर A जो है जैसे बाइवेलेंट था, 1 मोल ऑफ ए टेट्राहेड्रल जोइड, वहां पर कौन हो हमारा A हो गया। 2 मोल ऑफ ऑक्टाहेड्रल जोइड, ये क्या था हमारा ट्राइवेलेंट के टाइम, यहाँ पे कौन हो हमारा B2 और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसके अंदर क्या हो हमारे A4। तो बेसिकली वो क्या कहलाता है हमारा स्पिनर। मतलब 1 मोल टेट्राहेड्रल जोइड पे बाइवेलेंट आयन हो, 2 मोल ऑक्टाहेड्रल जोइड पे ट्राइवेलेंट केटायन हो, और 1 मोल जो है O4 हमारा एक प्रकार से CCP के ऊपर हो, सॉरी 4 मोल बनेंगे इसके, तो वो हमारा क्या कहलाएगा नॉर्मल स्पिनर। ठीक है। जितने भी टेट्राहेड्रल जोइड है वो सारे फील्ड किए जाएंगे किसके द्वारा, बाइवेलेंट के द्वारा। क्लियर है। लेकिन अगर क्या हो, इस फार्मूला को मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पर B कितने हैं, तो ये क्या था बाइवेलेंट, ये क्या था हमारा ट्राइवेलेंट, और ये क्या था हमारा ऑक्साइड है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल जोइड, ऑक्टाहेड्रल जोइड या CCP की, वो सेम नहीं होती, इससे थोड़ी सी चेंज होती है। ठीक है। मतलब एक जो B है वो ट्राइवेलेंट हो जाए, इसके लिए क्या लिखूंगा मैं भाई, अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूं व्हाट आर इनवर्स स्पिनर्स।
क्या है भाई, इनवर्स स्पिनर से क्या है। तो बेसिकली पहले तो मैं एक बार फॉर्म लिख देता हूं इसकी, क्या होगा, बी ए बी ओ। इस फॉर्म में जो भी कंपाउंड होगा वो हमारा क्या है, बेसिकली इनवर्स स्पिनर है। अब आप बोलोगे सर ये बी ए बी ओ 4 ये क्या आ गया, तो बी अगर आप देखोगे भाई यहाँ पे क्या था हमारा, ट्राइवेलेंट, मतलब एक जो भी है वो कैसा आ गया, ट्राइवेलेंट। ए क्या था भाई हमारा, डाइवेलेंट, बी हमारा ट्राइवेलेंट और ये हमारा O4 CCP के ऊपर था बेसिकली। तो जिसमें एक जो बी है, पहले क्या था भाई, जो ट्राइवेलेंट दोनों बी थे वो सारे कहां पे थे, 2 मोल ऑफ ऑक्टाहेड्रल के ऊपर। लेकिन अब क्या हो जाएगा, सारे जो टेट्राहेड्रल है वो तो फिल कर दिए गए किसके द्वारा, ट्राइवेलेंट के द्वारा, और हाफ ऑफ जो ट्राइवेलेंट कैटायन है वो फिल कर दिए गए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के द्वारा। तो उसको क्या बोल देंगे हम बेसिकली भाई, इनवर्स स्पिनर। कैसे लिखेंगे भाई, इसको मैं और डिटेल में ले लेता हूं, थोड़ा सा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन होगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं एक बार दोबारा से, 1 मोल टेट्राहेड्रल किसने ऑक्यूपाई किए भाई, बी ने, ठीक है। फिर 2 मोल ऑफ ऑक्टाहेड्रल वो किसने ऑक्यूपाई किए भाई, ए बी ने। और जो हमारे ऑक्साइड आयन है या फिर हम क्या बोल सकते हैं CCP, वो किसने ऑक्यूपाई किए भाई, हमारे O4 ने ऑक्यूपाई किए, ठीक है। क्या है, ऑक्साइड आयन ने क्या ऑक्यूपाई किए, बेसिकली CCP। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें इनवर्स स्पिनर की, तो आपको रटने की कुछ जरूरत है ही नहीं। 1 मोल ऑफ टेट्राहेड्रल यानी कि बी, 2 मोल ऑफ ऑक्टाहेड्रल यानी कि ए बी। अब ऑक्टाहेड्रल में क्या आ गया, हाफ तो डाइवेलेंट आ गया और हाफ क्या आ गया, ट्राइवेलेंट आ गया, और बाकी का CCP पे हमारा ऑक्साइड आयन रहेगा, उसको क्या बोल देंगे हम बेसिकली इनवर्स स्पिनर। तो क्या लिखेंगे, इफ ऑल टेट्राहेड्रल आर फिल्ड बाय ट्राइवेलेंट आयन, किसके द्वारा फिल कर दिया जाए भाई, ट्राइवेलेंट आयन के द्वारा, या फिर क्या बोल सकते हैं, ऑफ ट्राइवेलेंट कैटायन आर फिल्ड बाय, कि जो ऑक्टाहेड्रल है उसमें आप क्या आ जाएंगे, इसके अंदर टेट्राहेड्रल के द्वारा, ठीक है। हाफ कौन आ गया इसमें, ए, और हाफ कौन आ गया, बी। तो आप और ट्राइवेलेंट कैटायन को फिल्ड कर दिया जाए टेट्राहेड्रल के द्वारा, एंड ऑक्टाहेड्रल बाय डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। टेट्राहेड्रल ट्राइवेलेंट कैटायन के द्वारा, ऑक्टाहेड्रल डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट के द्वारा, ये डाइवेलेंट ये ट्राइवेलेंट। तो उसको क्या बोला जाता है बेसिकली, इनवर्स स्पिनर्स। अब इसको और इजीली समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। ये बेसिकली अगर मैं इसको किसी फॉर्म में उतार के लेके आऊं, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं Mn3O4, ठीक है। अब Mn3O4 में क्या होता है भाई, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको x मान लेते हैं, मैंगनीज को 3x प्लस, ऑक्साइड पे 4 -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू प्लस 8, x इज इक्वल टू प्लस 8 बाई 3, यानी कि जो चार्ज आ गया भाई मैंगनीज के ऊपर ये ऐसे आ गया, एक मैंगनीज 8/3 ले लिया, एक मैंगनीज 8/3 ले लिया, और तीसरी मैंगनीज ने भी 8/3 चार्ज ले लिया। इस तरह से ये हमारा इसके ऊपर चार्ज आ गया। जो तरीका क्या है बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी तरीका क्या नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं बांट सकते कि तू 8/3 हिस्सा ले ले, तू 8/3 हिस्सा ले ले, और तीसरी मेटल को बोल दे तू 8/3 हिस्सा ले ले। किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं कर सकते हैं। बेसिकली उसमें होगा क्या, या तो कंप्लीटली वो बाइवेलेंट शो करेगा या कंप्लीटली वो ट्राइवेलेंट शो करेगा।
हुआ क्या है, इसके अंदर दो फॉर्म हमारे इंक्लूड हैं। इसको बेसिकली अगर देखा जाए तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव की फॉर्म में मिलेगा और मैंगनीज 3 पॉजिटिव की फॉर्म में मिलेगा। 2 पॉजिटिव की फॉर्म में कैसे मिलेगा वो MnO, और 3 पॉजिटिव की फॉर्म में कैसे मिलेगा वो Mn2O3। अब आप देखिए मैंगनीज को x मान लेंगे, ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ -2 = 0, x = +2। ये क्या है डाइवेलेंट Mn3 पॉजिटिव। अब दो मैंगनीज हैं, 2x प्लस -2 × 3 = 0, 2x = -6, उस तरफ जाके क्या होगा हमारा +3 और +6, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी +3। तो यहाँ पर एक प्रकार से मैंगनीज दो स्टेट्स के अंदर प्रेजेंट है, एक +2 है और दो मैंगनीज की स्टेट में है भाई +3 स्टेट के अंदर है। अब हम इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इस एग्जांपल को लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ भाई आंसर में, उसका आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं Mn2O4। इसको भाई मैंने ऐसे लिख दिया है Mn2O4। क्लियर है। अब एक चीज देखिए आप, Mn किस में था भाई, बाइवेलेंट फॉर्म में था, इसको मैं क्या मान लूं A। Mn2 ये क्या था ट्राइवेलेंट में था भाई, इसको क्या मान लूं B2। और ये CCP में भी हमारा ऑक्साइड, ये क्या होगा हमारा O4। अगर आप देखोगे ये क्या फार्मूला बन गया AB2O4, और उसके अंदर A है बाइवेलेंट, B है ट्राइवेलेंट और ऑक्साइड है CCP के ऊपर। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हमने अभी पढ़ा था भाई, इनको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल स्पिनर्स। क्या बोलते हैं नॉर्मल स्पिनर्स। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी डाल सकता है, आपको दे देगा कि Mn3O4 आपको गिवन है, बताइए इट इज नॉर्मल स्पिनर और इनवर्स स्पिनर। ये नॉर्मल स्पिनर है या फिर इनवर्स स्पिनर है, ये आप बताइए कमेंट करके। तो बेसिकली यहाँ से जो स्ट्रक्चर हमने समझे उसके बेसिस पर हमारे सामने इसका आंसर हम क्या कर देंगे भाई, क्या हमारा एक नॉर्मल स्पिनर है, क्योंकि जो बाइवेलेंट है वो हमारा कहाँ पे होंगे भाई, बेसिकली टेट्राहेड्रल पे 2 मोल, ऑक्टाहेड्रल पे, और ऑक्साइड हमारे किसके अंदर होंगे भाई CCP के अंदर। तो ये क्या हमारा भाई एक नॉर्मल स्पिनर है। क्लियर है। इसी प्रकार से अब हम क्या ले सकते हैं भाई, दो स्टेट्स आ गए हमारे पास। मैंगनीज की एक तो क्या आई थी +2 और एक मैंगनीज की क्या आई थी +3। तो मैं दोनों स्टेट यहाँ पे लिख लेता हूँ Mn2 पॉजिटिव और एक तरफ लिख लेते हैं मैंगनीज 3 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव में हमारी स्टेट क्या रहेगी 3D5। Mn3 पॉजिटिव में हमारी क्या स्टेट रहेगी 3D4। 3D5 के लिए हमारी अगर हम CFSC निकालें भाई ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्या निकालें भाई CFSC निकालें ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी भाई हमारी T2G3 Eg2। ये बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए डेल्टा O की वैल्यू क्या आएगी भाई हमारी 0 आएगी। क्लियर है, 0 डेल्टा O आएगी। दूसरी तरफ टेट्राहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में जब ये होगा, क्योंकि ये कहाँ पे भाई टेट्राहेड्रल के अंदर है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा भाई बेसिकली हमारा इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसमें स्प्लिटिंग थी, इसके इनवर्ट स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा E2T2 इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसके लिए जो एनर्जी है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। T2 3 आएगा 3, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे इसकी स्प्लिटिंग एक प्रकार से ऐसे होगी, 2 नीचे 2 ऊपर, तो इसकी डेल्टा O की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर और क्या निकाल सकते हो CFSC भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैंगनीज 3 पॉजिटिव को देखें D4 अगर ऑक्टाहेड्रल होती, क्या होती D4 ऑक्टाहेड्रल होती। अब मैं दोनों केस मान के चलाऊंगी, टेट्राहेड्रल होगी तो क्या होगी ऑक्टाहेड्रल होगी तो क्या होगी ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है ये उल्ट जाता, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती
D4 के अंदर T2G3Eg1, कैसे 3 नीचे ऑक्टाहेड्रल में 2 ऊपर 1 2 3 4, तो T2G3 और Eg1 हमारा किसके अंदर होगा D4 के अंदर। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है -0.6 डेल्टा। इसके लिए जब एनर्जी निकालेंगे D4 ऑक्टाहेड्रल के लिए तो ये आएगी। फिर टेट्राहेड्रल के लिए निकालेंगे। टेट्राहेड्रल में हमारी क्या होगी, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा ये, कैसे एनर्जी निकालनी है इसको एक बार नए सिरे से लेता हूँ ऊपर। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, अगर Mn3 पॉजिटिव किसके अंदर है D4 के अंदर, और स्प्लिटिंग कैसे लेते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी T2G3Eg1, तो वैल्यू क्या आएगी -0.6 डेल्टा। अगर Mn3 पॉजिटिव लेते हैं D4 के अंदर, ठीक है, लेकिन कैसे लेते हैं टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में अगर लेते हैं, पीछे लिया था भाई मैंने Mn2 पॉजिटिव, दोनों के केस में 0 आई थी एनर्जी। अब हम D4 में Mn3 के ले रहे हैं, टेट्राहेड्रल में क्या होगा हमारा E2T2, जी नहीं लगाते भाई टेट्राहेड्रल में, मैंने पीछे भी लिख दिया शायद T2G लिख दिया था, ऐसे 2 तो रहेगा, यहाँ पे जी नहीं लगता भाई टेट्राहेड्रल के अंदर, हम इसकी डिनोशन T2 से करते हैं। तो इसकी जब एनर्जी निकालेंगे तो क्या आएगी भाई हमारी -0.4 डेल्टा, क्या आएगी -0.4 डेल्टा। अब हम इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, अब डेल्टा ओ नहीं है भाई, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ऊपर वाली तो डेल्टा ओ है, नीचे वाली क्या है टेट्राहेड्रल, तो ये क्या आएगी -0.4 डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी में हमने एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, डेल्टा ओ के अंदर, कन्वर्ट टू डेल्टा ओ। तो इसके लिए क्या करेंगे भी हम, जो CFSC आई थी हमारी, पहले हम देखेंगे टेट्राहेड्रल के लिए। पहला केस जब हमने लिया मैंगनीज 2 पॉजिटिव का 3D5 के केस में, वहां पे एनर्जी कितनी आई थी हमारी 0 डेल्टा। अब CFSC डेल्टा को टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी 0.445 डेल्टा टी, तो कितनी एनर्जी आ गई इसकी, बेसिकली हमारी इसके लिए 0 आ गई Mn2 पॉजिटिव। फिर Mn3 पॉजिटिव की लेंगे हम D4 के केस में, तो इसके लिए क्या लेंगे हम CFSC, इसकी एनर्जी कितनी है -0.4 डेल्टा ओ, माइनस Mn3 पॉजिटिव D4 के लिए आई थी -0.4 डेल्टा टी, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, अगर हम ये करते हैं T2G3Eg1, उसके लिए क्या आई थी -0.6 डेल्टा। इस डेल्टा को कन्वर्जन करना है किसमें टेट्राहेड्रल में, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.45 से, तो डेल्टा टी की वैल्यू कर दो -0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.445 डेल्टा टी। तो इसकी एनर्जी एक प्रकार से हमारी कितनी आ गई माइनस का 0.178 डेल्टा ओ। ये हमारी एनर्जी किसके अंदर आ गई, हमारी डेल्टा ओ के अंदर, सॉरी ओ आएगा यहाँ, इतनी एनर्जी आ गई हमारी। अब CFSC ऑक्टाहेड्रल के लिए कितनी थी, CFSC ऑक्टाहेड्रल वो ऐसे लिख लेता हूँ मैं, इसको इस तरफ लिख लेंगे हम Mn2 पॉजिटिव और इस तरफ लिख लेंगे Mn3 पॉजिटिव। मैं कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, अभी तरीका आपको बता दिया। मैंगनीज 2 पॉजिटिव के लिए क्या स्टेट थी भाई हमारी T2G3Eg2, क्या आई थी हमारी 0 डेल्टा। Mn3 पॉजिटिव के केस में क्या थी T2G3Eg1, इसके लिए एनर्जी क्या आई थी हमारी -0.6 डेल्टा। अब ये दोनों एनर्जीज आ गई, ये किसके लिए आ गई ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब CFSC देखेंगे किसके लिए टेट्राहेड्रल के लिए, तो टेट्राहेड्रल के लिए क्या हो जाएगा बेसिकली E3T22, जब Mn2 पॉजिटिव होगा तो इसके लिए एनर्जी क्या आ जाएगी 0 डेल्टा। क्लियर है। दूसरी तरफ E3T21, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो एनर्जी इसकी निकल के आएगी उसके बेस पर हम इसको क्या बोल देंगे भाई, ये हमारा क्या है नॉर्मल स्पिनर है। एनर्जी क्या निकल गया हमारी 0 डेल्टा। अगर ये नहीं आती
तो उसको क्या बोलते थे भाई, ये नॉर्मल स्पिनर नहीं है, ये क्या हमारा इनवर्स स्पिनर है। तो डेल्टा ओ के द्वारा भी अगर हमें किसी का ना पता हो कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये नॉर्मल स्पिनर है या इनवर्स स्पिनर है, सीएफएससी के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा स्पिनर है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेकंड एग्जांपल Fe3O4। इसमें भी वही तरीका लगाते हैं, पहले x मान लेते हैं, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -8 और x की वैल्यू इस तरफ आगे प्लस का होगा +8/3। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं हर एक आयतन +8/3 इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं ये गलत तरीका है। तो यहाँ पर हो ना हो कुछ ऐसा है कि जिसमें ये किस फॉर्म में है, जिस तरह से मैंगनीज के केस में था उस तरह से यहाँ पर भी हमारा केस होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, इसके अंदर होगा हमारा Fe2O एंड Fe2O3, क्लियर है। अब आयरन 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है तो क्या होता है D6, और आयरन 3 पॉजिटिव की फॉर्म में हो तो क्या होता है D5। तो बेसिकली इन स्टेट्स के लिए फिर हम क्या निकाल लेंगे, CFSC। एक बार CFSC किसके लिए निकाल लेंगे, ऑक्टाहेड्रल के लिए, फिर CFSC किसके लिए निकाल लेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। और फिर CFSC के बेस पर हम बता देंगे कि जो एक प्रकार से एनर्जी आई है उसके बेसिस पर वो नॉर्मल स्पिनर होगा या इनवर्स स्पिनर होगा। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो स्पिनर आएगा वो कौन सा आएगा और कैसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज आई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाही। इसका भी जो आंसर है आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अगर मिल जाता तो अच्छा, नहीं तो कमेंट करके बता दें, मैं फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये था भाई हमारा सेकंड, जिसके द्वारा हम बताते हैं स्पिनर। इसके बाद जो फिफ्थ हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है, जिसके बेस पर क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है भाई, वो क्या आती है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है मोस्टली नेट और गेट के अंदर आता है। बेसिकली हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या निकालते हुए हमें कि कितनी हाइड्रेशन किसी की होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स अटैच्ड। तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड्स, magnitude of hydration enthalpy depends upon the number of layers attached। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लेयर्स जो है उसके ऊपर अटैच है, उस हिसाब से हम क्या निकालते हैं उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसलिए मान लिया सपोज कीजिए कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे Na पॉजिटिव है, उसको कौन सराउंड करेगा भाई, Cl नेगेटिव आयन। इसी तरह से Cl नेगेटिव है, वो किसके द्वारा सराउंड किया जाएगा, पॉजिटिव आयन यानी कि Na पॉजिटिव आयन के द्वारा। तो अब डिपेंड करता है लेयर्स कितनी है, ठीक है। जितनी ज्यादा कैटायन की फील्ड होगी उतनी ज्यादा लेयर्स के द्वारा सराउंड किया जाएगा, उतनी ज्यादा क्या होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसको आप समझिए ऐसे, जैसे कोई Na पॉजिटिव आयन है, इसके चारों तरफ मान लिया Cl नेगेटिव आयन है। अब अगर इसकी फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये इन Cl को अपने साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड करेगी, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर वीक फील्ड है तो क्या होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी। तो लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इज ए पॉजिटिव फील्ड ऑफ कैटायन, स्ट्रॉन्ग इज ए पॉजिटिव फील्ड ऑफ ए कैटायन, ग्रेटर आर द लेयर्स सराउंडिंग, उतनी ज्यादा लेयर्स जो है उसको क्या कर लेंगे भाई, सराउंड कर लेंगे, हेंस ग्रेटर इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसलिए उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो भी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। ये क्लियर है।
तो इससे हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वी कैन से, हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड अपॉन चार्ज ऑन मेटल, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा, जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतना ही कैटायन जो है ग्रेटर लेयर से सराउंड किया जाएगा, और जितना ज्यादा सराउंड किया जाएगा उतनी ग्रेटर क्या होगी उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, हेंस हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑफ मेटल, इसके ऊपर डिपेंड करता है भाई मेटल के चार्ज के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया हमारी दो मेटल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल टू मेटल्स हैव चार्जेस, क्या क्या चार्ज है भाई उनके ऊपर, एक के ऊपर चार्ज +1 है और एक के ऊपर चार्ज क्या है हमारा +2 है, ठीक है। तो इनमें से हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है भाई, +2 चार्ज है, तो ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी, +2 चार्ज की होगी। अब अगर क्या हो जाए, कई बार दो मेटल दे दे और दोनों पे क्या होगी, सेम चार्ज होगी, क्या लिखेंगे, इफ मेटल हैव सेम चार्ज, अगर मेटल के ऊपर क्या हो गई हमारा सेम चार्ज, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी भाई, हम साइज देखेंगे उसका, हाइड्रेशन एंथैल्पी में हमारी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज अगर छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, साइज अगर लार्जर है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगी, ठीक है। तो हेंस ग्रेटर इज साइज लेस विल बी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस लेस अट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह से अगर छोटा साइज होगा तो उतनी ज्यादा क्या होगी इसकी चार्ज डेंसिटी, मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसको क्या निकालते हैं भाई, रेशो निकालते हैं, इसके लिए हम किसकी, चार्ज बाई साइज रेशो देखते हैं, क्या देखते हैं, चार्ज अपॉन साइज रेशो, इसके द्वारा हम उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बता सकते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपको अलग अलग ऑर्बिटल दे दिए जाए, एक s है, एक p है, एक d है और एक f है, चार ऑर्बिटल हमारे कौन से भाई, s p d और f, तो उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर पढ़ा होगा आपने, शील्डिंग इफेक्ट का क्या ऑर्डर होता है भाई, s ग्रेटर देन p ग्रेटर देन d ग्रेटर देन f। अब पहले तो आपको शील्डिंग इफेक्ट पता होना चाहिए, बेसिकली होता क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। अब आप सपोज कीजिए भाई हमारे पास ये कोई एटम है, ये इसका सेंटर है, इसके चारों तरफ s है, p है, d है और f है, ठीक है। अगर कोई आकर के इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन करता है तो s तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है, उसको शील्डिंग इफेक्ट, उसको कौन कौन शील्ड कर रहा है, ऊपर की तरफ जो ऑर्बिटल है, बाकी के ऑर्बिटल, तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका हुआ, s का। फिर p उससे थोड़ा डिस्टेंस पे चला गया न्यूक्लियस से, अट्रैक्शन कम होगी तो शील्डिंग इफेक्ट उसका कम हो गया, d का और बढ़ गया और कम हो गया, f का सबसे ज्यादा होता है, तो साइज सबसे ज्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है, ठीक है। अब हम कुछ बाइवेलेंट आयन लेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, कंसीडर बाइवेलेंट आयन इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये टेबल हद से ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई, इस टेबल के बेस पर हाइड्रेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सोल्व होगा भाई। ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी हम दिखाएंगे, यहाँ पर हम थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन क्या है हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए, और फिर हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रेडिक्शन वो कैसे जाती है वो हम देंगे, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे हम कैल्शियम 2 पॉजिटिव, फिर कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन तो क्या कहती है, जैसे जैसे हम कैल्शियम से लेकर जिंक की तरफ जाएंगे हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, ऐसे चलेगा, ऐसे, यानी ये कैल्शियम होगा,
फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये क्या है हमारी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हमारा ये रहेगा, ये हमारी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज देखी गई, एक्सपेरिमेंट करके जब उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पीज को मेजर किया गया, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थी वो थ्योरेटिकल वैल्यूज से मैच नहीं हुई। उसके लिए ट्रेंड हमारा क्या चला भाई, ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू कैल्शियम की थी वही थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब वही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दोनों सेम थी। फिर जो थ्योरेटिकल वैल्यू प्रिडिक्ट की गई स्कैंडियम की, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हायर। फिर स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम की भी वैल्यू क्या आई, हाई आई। फिर वेनेडियम की वैल्यू क्या आई, हाई। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। फिर क्रोमियम की कमाई और मैंगनीज की जितनी प्रिडिक्ट की गई थी उतनी है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हमारा क्या होगा, एक प्रकार से अगर हम देखें इसमें, तो ये ट्रेंड हमारा कुछ ऐसे होगा, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। अब इसमें वो किसी प्रकार से ऑर्डर पूछ सकता है आपसे हाइड्रेशन एंथैल्पी का, कोई भी एग्जांपल दे करके, कोई भी स्टेट दे करके, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे करके। तो सबसे ज्यादा किसकी है यहाँ पे, वेनेडियम की। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। इसमें 3 या 4 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्कैंडियम से मैंगनीज के बीच में। दूसरा क्वेश्चन, सबसे कम किसकी होगी। तीसरा क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो कौन सी मेटल के लिए मैच हो रही है, तो कैल्शियम के लिए और मैंगनीज की जो वैल्यूज हैं उनके लिए मैच हो रही है। ठीक है। उसके बाद मैंगनीज के बाद क्रोमियम, मैंगनीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। उसके बाद फिर से ऑर्डर रहेगा, फिर पहले बढ़ेगी और उसके बाद घटेगी। जिंक 2 पॉजिटिव के लिए भी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है। अब इनके लिए अगर हम डेल्टा ओ की वैल्यूज निकालें, डेल्टा ओ की वैल्यू, कैल्शियम 2 पॉजिटिव के लिए क्या रहती है हमारी, इसकी वैल्यू 0 डेल्टा ओ, क्योंकि डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। स्कैंडियम 2 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1, तो क्या एनर्जी आ जाएगी हमारी उसकी, माइनस का 0.4 डेल्टा। ठीक है। उसके बाद माइनस का 0.8 डेल्टा D2, उसके बाद माइनस का 1.2 डेल्टा इस प्रकार से। लेकिन क्रोमियम 2 पॉजिटिव में देखेंगे तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्रोमियम 2 पॉजिटिव में कितनी रह जाएगी, माइनस 0.6 डेल्टा और इसके लिए 0 डेल्टा। अब देखिए इसकी वैल्यू 0 डेल्टा हो, इसकी वैल्यू 0 डेल्टा हो, हमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ देनी ही नहीं पड़ी एनर्जी, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। तो इस वजह से देखिए आप ट्रेंड लगातार इंक्रीज हुआ और फिर लगातार डिक्रीज हुआ। सेम केस आप यहाँ पे Fe के केस में देखोगे, इसी तरह से डेल्टा O की वैल्यू लगातार बढ़ेगी और फिर घटेगी। ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी सोचा तो क्या गया था, लगातार क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। तो वेनेडियम और निकेल 2 पॉजिटिव वो मैक्सिमम पे है। वेनेडियम एंड निकेल 2 पॉजिटिव वो किसके ऊपर है, मैक्सिमम पे। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, इसके अंदर मैक्सिमम हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है। ठीक है। उसके बाद जो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी प्रेडिक्टेड फॉर कैल्शियम वाज सेम एज थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड। सिमिलरली मैंगनीज 2 पॉजिटिव है, सिमिलर वैल्यू एज वैल्यू थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड। इसका रीजन क्या है भाई, क्योंकि जो वाटर है, सपोज कीजिए मैंगनीज ने और इसने वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो वाटर एज ए लिगेंड वो क्या कर सकता है भाई, कॉम्प्लेक्स बना सकता है और क्या रिलीज करेगा, CFSC करेगा, और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज करेगा। इसलिए जो हाइड्रेशन एंथैल्पी इनके केस में, बाकियों के केस में इंक्रीज हुई दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 है।
इनके लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है। कैसे? जैसे आप सपोज करो भाई कोई एम्प्लॉय है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ भी, सपोज करो मेरी मंथली सैलरी 15,000 रुपए है, ठीक है, और मेरे अकाउंट में या मेरे पास हर महीने आ रहे हैं 25,000 रुपए, तो वो कहाँ से आ रहे हैं भाई? या तो क्या हो सकता है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा हूँ मैं, कहीं से चोरी कर रहा हूँ मैं, या फिर भाई कोई ऐसा सोर्स हो कि मैं इंस्टीट्यूट में फीस तो आई लेकिन मैंने उसकी स्लिप नहीं काटी, तो वो ऑन रिकॉर्ड नहीं रही, तो इस वजह से इस प्रकार से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है वो यहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो ही नहीं रही, जिस कारण से इनके हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक है, अगर हमें ये बताना हो कितनी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो उसको हम क्या करेंगे, जो एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्टेड वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे थ्योरेटिकल प्रिडिक्टेड वैल्यू को, तो क्या आ जाएगी भाई हमारी एक्सेस हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसके अंदर है जो एक्सेस हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको कैसे निकाल सकते हो, जो थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस में एक्सपेरिमेंटली प्रिडिक्टेड वैल्यू। क्लियर है? तो ये था भाई आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर है? इसके बाद बाकी की एप्लीकेशन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करें, कोशिश करें भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर सके, ताकि हम कोर्स को आगे लेकर के जा सके। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।